देखो लास्ट जो हमने चर्चा करा वो बायनोमियल के ऊपर। इस पे एक आध सवाल कर लो तुम। हम्म। कौन सा पार्ट? बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन यहाँ से समझ जाओगे। जैसे चलो इसको मैं 5 पकड़ लेता हूँ। कितना पकड़ लेता हूँ? होल टू द पावर 5। तो ये वैल्यू कितने के बराबर होगा? तो आप समझना इसको। हमारा बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन क्या कहता है? 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n जो होगा वो कितने के बराबर होगा? तो सीधा सीधा x क्या होना चाहिए? सबसे पहले काफ़ी कम होना चाहिए 1 के रिस्पेक्ट में। तो ये n कहाँ आता है? कोफिशिएंट बन जाता है, यानी कि 1 प्लस एन एक्स। अगर मान लो कि कुछ ये ऐसा लिखा रहता 1/1 प्लस एक्स होल टू द पावर n, मतलब कुछ ऐसा लिखा रहता, तो क्या इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते थे ना? ऐसा लिख सकते थे। अब ये अगर x काफ़ी छोटा है तो ये कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस एन एक्स हो जाएगा। सिंपल है, इतना ही है। तो बस आपको फॉर्मेटिंग, जैसे ये सवाल मैंने दिया आपको, तो इस सवाल को करना क्या है तुम्हें? इस अप्रॉक्सीमेशन पर लेके जाना है, यानी कि इस तरीके से इसको अरेंज करना है कि ये 1 प्लस एक्स जैसा बने। क्या बने? 1 प्लस एक्स जैसा। हालांकि इसका मुझे बहुत ज़्यादा काम नहीं है, बस बायनोमियल बताना था तो थोड़ा सा बताया हमने, है ना? तो जरा देखो कि 1 प्लस, इसको कितना लिख सकते हो तुम? 0.001 होल टू द पावर 5 लिख सकते हैं ना? ऐसा नहीं लिख सकते। तो क्या ये 1 प्लस एन एक्स के फॉर्म में आ जाएगा? क्योंकि 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 5 है, और ये 0.001 जो है वो 1 के कंपेयर में तो छोटा तो है ही, है कि नहीं? तो कहने का मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्ट? 1 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 0.001। तो कितना आ गया ये? 1 प्लस 0.005, यानी कि कितने के बराबर ये? 1.005। समझे? आप एक बात सोचो, अगर तुम ये बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन नहीं, अरे ध्यान दो इधर, अगर बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन नहीं जानते तो क्या करते? तुम इसको 5 बार मल्टीप्लाई करते तभी ना आता तुम्हारा। अरे आता कि नहीं आता? लेकिन वो आपको क्या कर रहा है? बचा तो रहा है आपसे। हाँ, मतलब पूरा एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं आएगा, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तो ये आ ही सकता है। तो इसलिए आप अगर फाइनली लास्ट में अगर इसको थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन का साइन दे दो तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एग्जैक्ट तो नहीं है। सही है ना? ये कर सकते हैं। क्या सबको ये एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी से वाकिफ है? एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी सुने तो हो गए एटलीस्ट नाम। पूछ रखा है कि अगर मान लीजिए एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है
वो g अपॉन 1+h/r का होल स्क्वायर है। तो h काफी छोटा है r के कंपेयर में। h क्या है? हाइट। मान लीजिए ये अर्थ है तो अर्थ से h हाइट ऊपर। आपको ये पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप आगे जानेंगे बाद में कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर जगह सेम नहीं रहता। आप धरती के अंदर गए, मतलब डिग करा आपने और धरती के अंदर चले गए टनल बना के, तब भी जी घटता है। अगर आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं तब भी जी घटता है। अगर आप धरती के अलग अलग रीजन्स में जाएंगे तब भी जी घटता है। सही है ना? क्योंकि जी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे एक फैक्टर इसमें ये भी है कि हाइट के ऊपर डिपेंडेंसी रख रहा है। जो दिख रहा है आपको कि अगर मैं h को बढ़ाऊंगा तो क्या डिनोमिनेटर बढ़ेगा? h को बढ़ाऊंगा तो डिनोमिनेटर क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कि ओवरऑल ये क्या होगा? घटेगा। इसलिए कहने का मतलब एबव द अर्थ सरफेस जी क्या होता है? घटता है। अब बस बात इतना है कि इस जी डैश को मैं कितना अप्रॉक्सीमेटली लिख सकता हूं व्हेन द कंडीशन गिवन टू यू इज h इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू r। सही? क्या लिख सकता हूं मैं? सोचो जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हाँ? इसको सबसे पहले आपको किस फॉर्म में ले जाना पड़ेगा? अप्रॉक्सीमेशन में। तो आप जरा देखो कि क्या मैं इस जी डैश को क्या g इंटू 1+h/r होल टू दी पावर -2 लिख दूं तो कोई हर्ज है क्या? नहीं लिख सकते। अभी कुछ देर पहले बताया था मैंने कि अगर मान लो कि 1/x² है तो क्या इसको x टू दी पावर -2 लिखते हो स्टाइल में? बस वही तो है। मैंने क्या करा? 1+h/r का होल स्क्वायर को ऊपर लेके गया तो ये पावर जो है वो क्या बन जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। सही? तो ये -2 कहाँ आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा इस अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से, क्योंकि h क्या बोला हुआ है कि काफी कम है r के कंपेयर में। अगर h काफी कम है r के कंपेयर में, कहने मतलब 1 के कंपेयर में ये काफी छोटा हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? नहीं पता पड़ रहा है तुम्हें? नहीं सर, ये नहीं पता चल रहा कि h/r क्या पता नहीं चल रहा, पहले ये पूछो। नहीं मतलब पूछना जरूरी है। क्या पता नहीं चल रहा? ये आपको पता चला कि ये ऊपर गया तो ऐसे लिखता है? नहीं यार, ये तो पता करना पड़ेगा यार, ये तो बहुत बच्चा वाला क्लास का है। अब जरा सोचो कि मैं ये पता करना चाहता हूं कि h अगर काफी छोटा है r के कंपेयर में तो 1+h/r जो है वो लगभग लगभग क्या बोल सकता हूं मैं? h/r को मैं क्या बोल सकता हूं कि ये 1 के कंपेयर में तो काफी छोटा है। क्यों? हाइट कुछ ले लो आप। अर्थ रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। कितना होता है? 6400 किलोमीटर। मतलब कितना? तकरीबन 64 ये और 30 और लगा दो, और हाइट कुछ मान लो आप 50 किलोमीटर कुछ मान लो, तभी तो ये 0.00 कुछ आएगा। इसी के जैसा सवाल नहीं बन गया है ये? तो बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन तो मैं लगा ही पाऊंगा, और लगा पाऊंगा तो क्या ये -2 यहां कूदेगा? यानी कि ये कितना हो जाएगा? -2h/r हो जाएगा। ठीक है? यही जब ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा तो मैं इसी फॉर्मूले को बोलूंगा ये असली है और ये नकली है। हाँ, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेशन के बाद आया है, और है कि नहीं? तो ओरिजिनल कौन सा था? ये था। सीखोगे आप बाद में, लिख लीजिए। तो जब वहां बताया जाएगा, थोड़ा सा ये याद करवाया जाएगा तो याद आएगा कि नहीं सर ने तो बताया था बेसिक मैथमेटिक्स में। चलिए लिख लीजिए फटाफट से। तो ऊपर तो लिख भी रखा ही था ना कि ग्रेविटेशन में आएगा, और ये ग्रेविटेशन का ही तो पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपको ये पता है कि 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 कितना होगा सम? हैं? क्या क्या क्या?
आप एक तो पहला तरीका है कि जोड़ते जाओ, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, ऐसे करके जोड़ सकते हैं। अगर 50 नंबर होगा तब तो जोड़ते रह गए ना तुम, और है कि नहीं। तो एपी क्या कहलाता है, ध्यान समझिएगा कैसे होगा, इसमें कैसे चलता है ये नंबर। जैसे पहला टर्म है ए, जैसे वहां आया था ना 1 2 3, तो 1 + 2 + 3, तो 1 क्या कहलाया, पहला टर्म कहलाया। फिर अगला टर्म उसमें कुछ हुआ जैसे a + d, फिर उसके बाद अगला टर्म हुआ a + 2d, फिर उसके बाद अगला टर्म हुआ a + 3d। समझ रहे हो। और ऐसे करके कहां तक ये गया, n टर्म्स। समझ रहे हो बातों को। और अब ये d क्या बात है, तो d को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो a जो है, a कहलाया फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, क्या कहलाया, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बेसिकली क्या है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। समझ लो बातों को। अगला वाला टर्म माइनस पिछला वाला टर्म, वही क्या देता है आपको, कॉमन डिफरेंस देता है। जैसे यहां पर जरा देखो, अगर मैं a और a + d लेता हूं, क्या लेता हूं, a और a + d, तो इसमें ये वाला क्या हुआ, सक्सीडिंग टर्म हुआ, और ये वाला आपका क्या हुआ, प्रीसीडिंग टर्म हुआ। समझ रहे हो। तो दोनों का डिफरेंस लो तो कितना आ जाएगा, d आ जाएगा, a + d - a, यानी कि कितना, d के बराबर। जैसे सिंपल मान लो कि जैसे 1 लेता हूं, 2 लेता हूं, 3 लेता हूं, 4 लेता हूं, एंड सो ऑन। तो आप जरा इसमें कॉमन डिफरेंस बताओ कि कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है। तो सिंपल है कॉमन डिफरेंस निकालना। अगले टर्म को देखो, पिछले टर्म को देखो, तो कितना, 2 - 1, यानी कि कितना आ जाएगा, 1। सक्सीडिंग देखो 3, प्रीसीडिंग देखो 2, मतलब क्या, जस्ट आगे वाला जस्ट पीछे वाला देखना है आपने। समझ रहे हो। तो ये कितने के बराबर आ रहा है, 3 - 2, या फिर 4 - 3 ले लो, तो हर जगह ये कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। बस ये देख लो कि अगला नंबर जो है पिछले वाले नंबर से कितना आगे चल रहा है, कितना आगे चल रहा है, बस वही तो है कॉमन डिफरेंस। ठीक है। अब कहा जाता है इसमें कि मान लीजिए कि मुझे ये बताना हो कि सम ऑफ एंड टर्म्स, सम ऑफ एंड टर्म्स, और इसको क्या कहते हैं, एसएन। क्या कहते हैं, एसएन कहते हैं। ये फॉर्मूला निकल के आता है, ध्यान देंगे, n/2 × 2a प्लस n - 1 × d। और n क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। समझ रहे हो बातों को।
सम ऑफ गिवन एपी अप टू एन टर्म्स, बताइए तो जरा। और इस सब का काम आएगा, ध्यान रखना थोड़ा। नहीं करो ना, मतलब करो पहले। देखो फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है। क्या क्या ठीक ही है, लेकिन वैसे थोड़ा लिखने का पैटर्न थोड़ा आया, पैटर्न लिखने का पूरा सही नहीं है। ठीक है, सही। अब इसको और नहीं सिंप्लीफाई कर सकते, एन प्लस टू माइनस वन, तो ये कितना होगा? अरे टू माइनस वन कितना होगा? ज़रा देखिए तो, क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा, कितने टर्म्स हैं? एन, सही है। तो क्या बोलेंगे, एन बाई टू, टू इंटू ए की जगह पर कितना है? वन, सही है। पहला टर्म तो यही होता है ना, वन, ये हो जाएगा। मतलब जो भी पहला मतलब ये डिजिट दिखे वही मेरा फर्स्ट टर्म होता है। प्लस क्या करते हो, एन माइनस वन, तो एन माइनस वन, क्यों? क्योंकि एन टर्म्स है इसलिए एन दे रहे हैं यहां पर। कॉमन डिफरेंस देखो, यहां टू है यहां वन है, तो डिफरेंस लो, टू माइनस वन कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा। यानी कि ये डायरेक्ट आप कितना बोल सकते हो, एन बाई टू, और यहां देखो टू प्लस एन माइनस वन, यानी कि एन प्लस वन हो जाएगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू बोलते हैं। समझ रहे हो बातों को? तो एन नंबर्स का सम कितना होता है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। अरे वही है जो लिखे हो ना, वही है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई क्यों करेंगे हम, है ना। तो एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, जैसे अब मान लो कि मैंने 10 नंबर दिया 1 से लेके 10 तक, तो उसका सम क्या हो जाएगा, 10 इंटू टेन प्लस वन बाई टू कितना, 11, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ये सब बेसिकली, हाँ सॉरी 55, ये सब अब कहाँ आएगा, तो जैसे सवाल सॉल्व कर रहे हो बीच में आ गया ये, तो आपको ये पता नहीं चलेगा, तो फिर तो टाइम गया ना तुम्हारा, अब जोड़ते चले गए सबको, तो ऐसे तो नहीं कर सकते। अप टू 10 टर्म्स, अप टू 10 टर्म्स। 80, करो करो। हम्म,
52, 2 4 6 7, 55 हो भी सकता है, पता नहीं, जरा देखो। कितने टर्म तक बोला है? 10 टर्म्स। तो 10 टर्म्स के लिए क्या करेंगे? कितने टर्म्स है हमारे पास? टोटल टर्म्स कितने हैं? 10। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 10/2, 2 इंटू ए की जगह पर कितना? 4 प्लस कितने टर्म्स? 10 माइनस 1 इंटू डी कितना चल रहा है? 2 का। अरे सही है, यानी कि ये हो गया तुम्हारा 10/2 5, अंदर कितना बना? 8, और यहां पर कितना? 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 2 कितना? 18। कितना आया ये? 5 इंटू 26, 130 आएगा भाई। कितना आएगा? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं इसको? जीपी कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ध्यान सुनना। जैसे फर्स्ट टर्म ए है, अगला टर्म ए आर है, अगला टर्म ए आर स्क्वायर है, अगला टर्म ए आर क्यूब है, और ऐसे ऐसे कहां तक हो सकते हैं? एन टर्म्स हो सकते हैं। समझ रहे बातों को? ये आर को हम क्या कहते हैं? ए तो वापस से क्या है? फर्स्ट टर्म। ए को वापस से क्या कहेंगे? फर्स्ट टर्म। और आर को कहते हैं कॉमन रेशियो। क्या कहते हैं? कॉमन रेशियो। और फिर से वही, जैसे यहां पर किया करते थे, डिफरेंस है तो सब्ट्रैक्शन होगा, और रेशियो में क्या होगा? डिवीजन होगा। अरे सिंपल मीनिंग है ना। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या? सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग। कॉमन रेशियो का मतलब क्या? सक्सीडिंग डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग। सिंपल है। आप जरा देखो ना, कितने का मल्टीप्लाई होता हुआ दिख रहा है? आर का। यानी कि आप वैसे भी देख सकते हो कि ए आर को ए से डिवाइड करो, कितना आया? आर। ए आर स्क्वायर को ए आर से डिवाइड करो, कितना आया? आर। ए आर क्यूब को ए आर स्क्वायर से डिवाइड करो, कितना आया? यही तो हो रहा है, सक्सीडिंग डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग, सक्सीडिंग डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग। सही है। तो ये कॉमन रेशियो है। कॉमन रेशियो निकालने का तरीका, सक्सीडिंग डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग। फॉर एग्जाम्पल, बताओ यहां कॉमन रेशियो क्या चल रहा है? कॉमन रेशियो क्या चल रहा है? 1। क्या अगला टर्म देखो, सक्सीडिंग 1/4 डिवाइडेड बाय कितना? 1/2। तो ये कितना आ गया? 1/4 इंटू 2/1। क्या इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1/2। यार ये सब आना चाहिए। अब ये सब में ऐसा नहीं कि 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2 ये आ गया 1/8। ये सब नहीं, ये सब बहुत गड़बड़ बात है। तो थोड़ा सा ये करें, नहीं तो अगर ऐसे डिवीजन में आपको दिक्कत है तो बस ये देख लो कि कौन सा कितने में मल्टीप्लाई हो रहा है। 1/2 में कितना मल्टीप्लाई करें कि 1/4 आएगा? तो 1/2। तो कहने मतलब 1/2 कॉमन रेशियो होगा। अच्छा, अगर मेरे को ये पूछता है वापस से सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, यानी कि एसएन की बात कर रहा है ये, कितना हो जाएगा ये? देखना,
इसमें फॉर्मेटिंग चलता है, ध्यान रखिएगा। अब ये सब, ये जीपी वगैरह कहाँ आता है? हालांकि आने को तो बहुत जगह आ सकता है, लेकिन जो फ्रिक्वेंटली आपको दिखेगा, जैसे कॉलिजन पढ़ोगे आप, वर्क पावर एनर्जी, तो वहाँ पर इसका यूज़ आपको देखने को मिलेगा। क्लास 12th में जाओगे वहाँ भी इसका देखने को यूज़ मिलेगा। ये हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म इनटू 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, बट द कंडीशन इज r should be less than 1, r should be less than 1। r 1 के बराबर भी नहीं हो सकता। अगर 1 के बराबर हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा ही। r ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो सम नेगेटिव आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि आप कैसे, मतलब आप सोचो हाफ है, 1/4 है, 1/8 है, इसका सम नेगेटिव आ सकता है? सम कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, इसलिए हम r लेस देन 1 बोलते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये n टर्म्स तक ना जाके ये इनफाइनाइट तक जाता है। कहां तक जाता है? इनफाइनाइट तक जाता है। यानी कि सेम चीज है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। कहां तक जा रहा है ये? इन्फिनिटी तक। तो आप इसमें लिख लीजिए, ये भी बहुत काम का है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, और इसको डिनोट करते हैं एस सफिक्स इन्फिनिटी से, एस सफिक्स इन्फिनिटी से। तो इसमें करना क्या है आपने, जरा ध्यान से देखना। इसमें दो केस है बेसिकली। ये सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, अगर तुम्हारा कॉमन रेशियो लेस देन 1 आता है, क्या आता है? लेस देन 1, तो ये आता है a अपॉन 1 माइनस आर। कितना आ जाता है ये? a अपॉन 1 माइनस आर। लेकिन ये कब वैलिडेट है? r क्या होना चाहिए? लेस देन 1 होना चाहिए। और ये s इंफिनिटी जो है, ये इनफाइनाइट भी हो सकता है। कब? जब क्या हो? r ग्रेटर देन 1 हो, r ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, बस इसको ध्यान रखो, और अभी एक इलस्ट्रेशन लेंगे, समझ आ जाएगा कि क्या चल रहा है बेसिकली। Find sum of given infinite GP. वन भी पकड़ लो। कहां तक जा रहा है ये? इन्फिनिटी तक जा रहा है। जल्दी से बताएं क्या आएगा इसका सम। ये सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या आएगा? 1 ही आ रहा है। करो।
देखो ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म कितना है 1, कॉमन रेशियो आपको पता चल रहा है कितना आ रहा है, कितना मल्टीप्लाई हो रहा है अगले वाले में, मतलब पिछले वाले में कि अगला वाला मिल रहा है, इसमें कितना मल्टीप्लाई हो रहा है कि ये मिल रहा है, इसमें कितना मल्टीप्लाई हो रहा है कि ये मिल रहा है हाफ, यानी कि कॉमन रेशियो कितने का चल रहा है हाफ। नहीं बुझाया? सक्सीडिंग डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग, तो कितना आ गया, हाफ आ गया ना भाई डायरेक्ट। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी कितना हो जाता है, ए अपॉन, अच्छा क्या ये आर जो आ रहा है तुम्हारा, क्या ये लेस देन 1 है? अगर लेस देन 1 है तो मेरा क्या फॉर्मेट है, ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, यानी कि ए का वैल्यू कितना है 1, 1 माइनस आर, आर का वैल्यू कितना है हाफ, कितना आ जाएगा ये 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस हाफ, कितना हाफ, कितना आ गया ये 2, सही है, तो 2 आ जाएगा। अच्छा फाइंड सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, बताएंगे पक्का? सोच लो। अरे काय सिंगर बन रहा है, 2 4 8 16, कितने का कॉमन रेशियो चल रहा है, 2 का चल रहा है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे हम कॉमन रेशियो की, तो ये 4/2 बराबर 2, क्या ये 2 जो है ग्रेटर देन 1 आ गया है, ग्रेटर देन 1 आ गया है, तो ये क्या करस्पॉन्ड करेगा कि इसका सम अगर लोगे तो वो कितना आएगा, इनफाइनाइट ही तो आएगा। और वैसे भी दिखता है 2 + 4 6, 6 + 8 14, ऐसे तो बढ़ता चला जाएगा, इनफाइनाइट ही जाएगा ना। लेकिन इसी को ऐड करके देखो, 1 + 1/2 कितना आ रहा है ये अभी 3/2, 3/2 + 1/4, फिर 1/8, यानी कि ये धीरे धीरे क्या पकड़ेगा 0 पॉइंट समथिंग समथिंग, मतलब एड ऑन होते चले जाएगा, नहीं तो ये जाएगा 2 हो जाएगा फिर लास्ट में। एक चीज और है, एचपी, हॉर्स पावर वाला नहीं, एचपी जो मोटर वगैरह में होता है, ये हम बात करते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। याद रखना काइनेमैटिक्स के पहले लेक्चर में, काइनेमैटिक्स के पहले लेक्चर में जहां पर मैं आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताऊंगा, डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, तो ये एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में पहली बार आके दिखता है ये एचपी, है ना। हालांकि मैथ के सिलेबस से हटा दिया गया है इसको। तो आप कहां तक पढ़ेंगे, एपी जीपी तक ही पढ़ेंगे मैथ्स के अंदर। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में अगर देखो, जैसे मान लीजिए कि जैसे ए एच बी है, मतलब कितने नंबर्स हैं हमारे पास, 3, कितने नंबर्स हैं 3। तो अगर ये इसका हार्मोनिक प्रोग्रेशन लिखें तो सीधा सीधा क्या हो जाता है, कितने नंबर्स हुए 3, मतलब 3/h बराबर 3/h, मत लो h को छोड़ के देखो कि कितने नंबर्स हैं, h को छोड़ के देखो कि कितने नंबर्स हैं 2, तो यहां पर क्या करेंगे 2/h 1/a + 1/b, तो ये h क्या कहलाएगा, इसका हार्मोनिक मीन कहलाता है या हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहलाता है, क्या कहलाता है, हार्मोनिक मीन या हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका बेसिकली काम होता है, अगर हमारे पास n नंबर्स हो, अगर हमारे पास n नंबर्स हो, इफ h is harmonic mean of
कहाँ तक जा रहा है ये, n तक जा रहा है, तो इसका हम क्या कर लेंगे, n/h बराबर कहाँ तक जाएगा ये, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, और ये चलते चला जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं कि ये h जो है ये इसका हार्मोनिक मीन है। ठीक है, बस ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो अलजेब्रा यहाँ तक रखते हैं, सफिशिएंट है बहुत, जितना आपने सीखा है उतने में हो जाएगा हमारा काम। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया था इसके बाद, लॉगरिदम। हाँ ऑफ कोर्स लेंगे ना, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि नहीं लेंगे। आप कैसे करोगे, मतलब ऑफलाइन करोगे या ऑनलाइन करोगे, पहले ये बताओ, तो उस हिसाब से टाइम देंगे आपको। ऑफलाइन, तो ऑफलाइन अगर करोगे तो स्कूल बंद करो एक दिन, एक दिन बोल रहा हूँ अभी। अच्छा स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ है, तब तो बढ़िया है, बढ़िया है तब। आज हो गया तुम्हारा कौन सा डे, फ्राइडे, सैटरडे होगा नहीं, संडे, संडे को बताओ कितने बजे, पूरा दिन ही टीचर है क्या। तुम लोग बताओ, संडे को होगा ही नहीं, क्यों, हर संडे घर चले जाते हो तो। ट्यूसडे बताइए, ट्यूसडे कितने लोग फ्री हैं, वो भी मॉर्निंग में, 10:30 ले लो। 10:30 AM कितने लोग फ्री हैं, हाथ खड़ा करें, ट्यूसडे, एंड मेजोरिटी ऑलवेज विंस। 10:30, हाथ खड़ा करो फिर से। और बाकी लोग बताइए क्या समस्या है। ऐसा कौन सा टीचर है कि टाइम ही नहीं बताता है, हम पर कट हो जाएंगे कभी भी। मोस्ट प्रोबेबली 10:30 ट्यूसडे को रखते हैं, लेकिन आप तभी कंफर्म समझे जब ग्रुप में मैसेज जाएगा। ओके यार, एक बात सोचो कि ऑनलाइन ऑफलाइन में अंतर तो है, ऑफलाइन आओगे वो ज़्यादा बेटर है, वो लास्ट ऑप्शन है, जब टाइम नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन जाइए। देखते हैं, ठीक। अच्छा क्या लॉगरिदम बोला ना अभी, बहुत ही बेसिक, बस थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे और कुछ नहीं। लॉग जानते हो आप, कितने तरीके के होते हैं लॉग, हैं, ये सब नहीं पता है, इसको क्या बोलेंगे, लॉग, लोग नहीं। क्या लिखा हुआ है ये, लॉग A बेस B, जिन्होंने पहली बार देखा है वो लिख लें,
read as log a बेस b। क्या पढ़ते हैं इसको? log a बेस b। अब इस a को क्या कहते हैं यार? a को कहते हैं आर्ग्यूमेंट, और b को तुम क्या कहते हो? बेस कहते हो। b को क्या कहते हो? बेस कहते हो। एक बात का ध्यान रखना कि लॉग को डिफाइन करने के लिए, अगर लॉग तभी डिफाइन होता है जब इसके आर्ग्यूमेंट क्या हो? ग्रेटर देन जीरो हो। क्या हो? आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन जीरो हो। आप ना आपके मोबाइल में कैलकुलेटर होगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर, आपने ना लॉग और -1 डालना। क्या डालना? लॉग -1। तो क्या होगा ना, वो बताएगा एरर, है ना? क्यों एरर बताता है? क्योंकि वो डिफाइन ही नहीं किया हुआ है। क्योंकि जब भी लॉग डिफाइन किया जाएगा, मोबाइल का ही निकाल लिया भाई, बहुत मार मारूंगा। घर पे बोला है देखने, बंद करो। पूरा एक्सपेरिमेंटल हो जाते हो मतलब। जरा देखें, ए क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन होना चाहिए 0। बी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, तभी हमारा लॉग क्या होगा? डिफाइंड होगा। लॉग डिफाइन होने का कंडीशन। समझ रहे हो बातों को? क्या सर a का वैल्यू 1 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या b का वैल्यू 0 हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, पहले प्रॉपर्टीज से पहले समझ लेते हैं कि लॉग कितने तरीके के होते हैं। टाइप्स ऑफ लॉग, टाइप्स ऑफ लॉग। लॉग बेसिकली 2 तरीके के होते हैं अपने में। क्या? पहला कहलाता है, पहला नेचुरल लॉग। कौन सा लॉग? नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग किसको कहते हैं? ध्यान सुनना, सीधा सीधा यहां लिख लो कि बेस का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? ई के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? ई के बराबर। और ये ई का वैल्यू जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.71 के बराबर होता है। यानी कि 2.7 से लेके 2.8 तक ये वैरी करता है। कहां से कहां तक? 2.7 से 2.8 के बीच में, तो इसलिए हम 2.71 पकड़ लेते हैं। तो लॉग ए बेस ई, तो इसको हम क्या कह लेते हैं? नेचुरल लॉग कह लेते हैं। जब भी बेस क्या रहेगा? ई रहेगा। जब भी बेस क्या रहेगा? ई रहेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल लॉग कहते हैं। नेचुरल लॉग कहते हैं। और इसी को हम क्या लिख देते हैं? ln a। क्या लिख देते हैं? ln a। अगर लॉग बेस ई है तो लॉग बेस ई को आप किसको लिख रहे हैं? इस वाले पोर्शन को आप क्या लिख रहे हैं? ln लिख रहे हैं। समझ लो बातों को? तो क्या पढ़ेंगे? लॉग ए बेस ई को ln a। क्लियर है? अच्छा, एक और आता है इसमें कॉमन लॉग। ऐसा नहीं कि एक सर नेचुरल है तो दूसरा आर्टिफिशियल हो जाएगा। तो कॉमन लॉग, कौन सा लॉग? कॉमन लॉग। कॉमन लॉग में क्या कहते हैं कि बेस कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। बेस कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। तो बेस अगर 10 होगा तो उसको हम कॉमन लॉग कहते हैं। और ये लॉग ए बेस 10। तो इसको आप ln नहीं कह सकते, इसको आप ln a नहीं कह सकते। काट लेना, ये नहीं कह सकते इसको। समझ गए बातों को? ln किसको कहते हैं? ln किसको कहते हैं? log बेस e को। और ये बेसिकली इसको डायरेक्ट पढ़ेंगे log a बेस 10। जनरली कितने तरीके के बेस हो सकते हैं? 2। एक हो सकता है e, दूसरा क्या हो सकता है? 10।
मतलब जनरली स्टैंडर्ड। क्या बेस 2 नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आपने डिफाइन ही करा है कि b ग्रेटर देन 1 जो भी है उसके लिए एप्लीकेबल है। बेस 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। आर्गुमेंट क्या हो सकता है? ग्रेटर देन 0, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अब बेस चेंज भी किया जा सकता है, तो वो सारा कुछ अभी धीरे धीरे देखते हैं, ध्यान दो। पहला प्रॉपर्टी, log m इंटू एन। क्या डिफाइन करते हैं? log m इंटू एन को बोलते हैं log m प्लस log n। और मैं अभी पर्टिकुलर कोई बेस नहीं दे रहा, यानी कि बेस कुछ ना कुछ तो होगा, और वो किसी भी बेस के लिए एप्लीकेबल है, किसी भी बेस के लिए एप्लीकेबल है। आप 10 भी ले सकते हो, ई भी ले सकते हो, 5 ले लो, कुछ भी ले लो, तो एप्लीकेबल है। log m इंटू एन बराबर कितना? log m प्लस log n, और ये रिवर्सिबल भी है। log m प्लस log n बराबर log mn। क्या कह रहा हूं, समझ रहे हो? रिवर्सिबल है ये। ऑब्वियस सी बात है ना कि इक्वल टू है तो x बराबर y, तो y बराबर x। log m बाई n बताओ। log m बाई n कितना? log m माइनस log n। देखो सही है। तीसरा, log m टू द पावर n। क्या है? m टू द पावर n। तो जैसे ही पावर में कुछ बनाना, तो आपको कोई नंबर रहेगा लॉग के अंदर, यानी कि आर्गुमेंट में कोई नंबर रहेगा। वो कोई अगर मान लो कि कुछ परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है या परफेक्ट क्यूब बन रहा है, तो वो आप बना के और फिर उसको रेड्यूस कर सकते हो। कैसे? तो ये n आ जाएगा यहाँ, और ये क्या आ जाएगा? n log m। n log m। मतलब जैसे पहले था ना, 26, 25, 24, 22 तक, 2022 तक ऐसा था कि कुछ टॉपिक पढ़ाए जाते थे फिजिक्स के अंदर, जैसे रेडियो एक्टिविटी नाम है, न्यूक्लियाई के अंदर पढ़ना होता है। तो रेडियो एक्टिविटी में इसका बहुत ज़्यादा यूज हुआ करता था। किसमें? रेडियो एक्टिविटी। शायद रेडियो एक्टिविटी अभी भी केमिस्ट्री में शायद रखा ही गया है, मोस्ट प्रोबेबली, एग्जैक्ट पता नहीं। और अगर रखा गया है तो आप पढ़ लोगे रिसेंटली, अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा होगा केमिस्ट्री के अंदर तो, है ना? तो उसमें रेडियो एक्टिविटी है, और रेडियो एक्टिविटी में ये बहुत काम का है। फिर उसके बाद जब आप केमिस्ट्री के अंदर ही केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे, वहां भी इसका लॉग का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। समझ रहे बातों को? तो यहाँ सीख लीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री में मास्टर को ज़रूरत नहीं पड़ता उतना ज़्यादा, वो डायरेक्ट लिखवा देता है कुछ कुछ। तो आप थोड़ा सा जान के रखेंगे तो थोड़ा फील भी आएगा वहाँ कि हाँ चलो लॉग हमने पढ़ रखा है, तो अभी लॉग का बात हो रहा है तो ठीक है। अच्छा, अगर कभी मान लीजिए ऐसा आता है log a बेस a, यानी कि जब आर्ग्यूमेंट और बेस दोनों बराबर हो जाए तब वो वैल्यू 1 दे देता है। क्या दे देता है? 1 दे देता है। समझ रहे हो? अच्छा, बेस चेंजिंग। क्या चेंजिंग? बेस चेंजिंग। मान लो कि मुझे इसका कुछ बेस बनाना है। आप बताओ बेस क्या मैं बनाऊं? 10 बनाऊं अगर मान लो, तो मैं क्या कर लूंगा? ध्यान से देखिएगा सब कोई। log a बेस 10, log b बेस 10। जरूरी नहीं है कि यही, log a बेस e, log b बेस e। क्या बेस e भी तो बनाया जा सकता है? अरे है कि नहीं?
क्या सर 10 और ई ही बनाया जा सकता है, 5 नहीं बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। लॉग ए बेस 5, लॉग बी बेस 5, यानी कि दोनों में बेस क्या होना चाहिए? सेम रहना चाहिए। बस कंडीशन में कंडीशन ये है। अच्छा, कितने प्रॉपर्टी हुए? 6 ना? सफिशियंट है इतना, याद करके रखिए। क्वेश्चन करो तो जरा। अच्छा, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू याद कर लोगे क्या? कितना आता है ये? 0.301। शायद log 3 बेस 10 0.477। कितना आता है ये? 0.477। कंफर्म कर लेते हैं थोड़ा सा कैलकुलेटर। देखो, आप जब कैलकुलेटर आप खोलोगे ना, इसमें दोनों ही वैल्यू लिखे हुए रहते हैं। क्या थोड़ा बहुत दिख रहा है क्या तुम्हें? यहां पर है ये log लिखा हुआ, और ln कहां पर है? यहां पर। ये देखो, ये ln लिखा हुआ है, यहां पर log लिखा हुआ है। ये बात तो पता चला कि कैलकुलेटर भी तुम्हें बताता है कि दोनों अलग अलग चीजें हैं, और वास्तव में है। है कि नहीं? एक बार आप जरा देखें कि log में किसका वैल्यू निकाल रहा हूं। पहले 2 का चेक कर लेते हैं। log 2 कितना आ रहा है? 0.301, और बहुत सारा है उसके बाद नंबर्स। तो log 2 कितना आ रहा है? 0.301। देन उसके बाद मैं निकाल लेता हूं log 3 कितना आ रहा है? ये 0.477, 0.477। और एक लास्ट वैल्यू याद करके रख लीजिए 5 का। किसका? 5 का। तो log 5 0.698। log 5 कितना? 0.698। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। कम से कम 2 और 3 का याद रखिए। अच्छा, ln में कितना होगा? जरा देखो, ln 2 ये आ जाता है 0.693। कितना आ जाता है? 0.693। अब एक बार करके भी देखते हैं। क्या log 2 का वैल्यू मुझे पता है? 2.303 मल्टीप्लाई होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो ln में कन्वर्ट हो जाएगा। जरा देखते रहना, मैं करता हूं एक बार। पहले चेक करते हैं। यहां पर मैंने ln को दबाया, ln है ये। अब क्या दबा रहा हूं मैं? 2, ln 2 कितना आ रहा है? 0.693 आ रहा है। अब एक बार इस फॉर्मेट से चेक करते हैं, क्या यही आ रहा है? चेक करते हैं बस। 2.303 इंटू कितना? 0.301, 0.301 कितना आ रहा है? 0.693203। वही है ना लगभग लगभग वैल्यू, है ना? तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगर ये याद है तो आप अगर इस 3 को याद करेंगे तो ln वाला वैल्यू आप कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से, है ना? चलिए, ln 3 भी लिख लीजिए साथ में। ln 3, ln 3, ln 3 है 1.098, 1.098। बस इतना तक याद रखो, चलेगा काम। और लॉग में 5 तक याद कर लो। देखो आप, सही? सवाल करिए तो जरा बताइए तो मुझे। बताओ।
क्या करेंगे यार, ये log बेस 10, 6 को कितना लिख सकते हैं, 6 का डायरेक्ट वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो क्या मैं log 2 जानता हूं, log 3 जानता हूं, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, log 2 इंटू 3। तो क्या ये log 2 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10, तो log 2 का वैल्यू कितना है 0.301, log 3 का वैल्यू कितना है 0.477, ऐड करो, 7 यहां रहेगा, देन नहीं 8 रहेगा ना, 8 7 7 0 पॉइंट, सही है, ओके बढ़िया है। log 1.5, कहीं नहीं आ रहा है, फॉर्मूला बेस्ड ही तो है। 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 1.5 1/10 यानी कि 15/10, तो 15 3 जा 15 2 जा 3/2 आया, तो क्या वो log m/n पे आया, तो करिए 1.5 को लिखिए, फ्रैक्शन में लिखिए 1.5, तो डेसिमल नीचे आएगा तो डेसिमल हट जाता है ना, हाँ अब उसको काट दो, हम्म हम्म लिखो, हाँ सही है, 3/2 लिखो पहले, तो ब्रैकेट लो, किस पे आ गया ये log m/n पे, तो log m/n का फॉर्मूला देख आया, सही सही सही, प्लस प्लस कहाँ से आएगा भाई, यार देखिए थोड़ा सा ना इधर में दिमाग लगाना पड़ेगा कि 1.5 जैसा तो सर मैं कुछ जानता नहीं, तो क्या कर लिया, इसको 15/10 लिख लिया, तो log 15 भी कुछ नहीं जानता, इसको थोड़ा और कन्वर्ट किया, तो ये कितना 3/2। अच्छा एक चीज थोड़ा सा करेक्शन करना है यार, मैंने बेस कुछ नहीं दिया है, आप 10 पकड़ लेना, क्या पकड़ लेना 10, बेस देना पड़ेगा, नहीं तो कभी कभी मीन ऐसा भी होता है कि अगर मान लीजिए बेस नहीं दिया हुआ है तो जनरली हम उसको ई पकड़ लेते हैं, कितना पकड़ लेते हैं, ई पकड़ लेते हैं, लेकिन हम 10 लेके चल रहे हैं। अब ये सोचो log m/n पे बेस्ड है, तो log 3 बेस 10 माइनस log 2 बेस 10 कितना आ गया, ये log 3 का वैल्यू कितना 0.477 माइनस 0.301, तो ये आ गया तुम्हारा 76710 पॉइंट, यही आ रहा था ना वैल्यू, बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि 128 को मैं क्या लिख सकता हूं, 128 को मैं क्या लिख सकता हूं,
107। देखते हैं और लोग बताएं। आप सोचो कि 128 को मल्टीप्लाई जैसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई भी करूंगा तो बड़ा नंबर आएगा, दो नंबर बड़ा ही रहेगा तभी तो। आप जैसे मान लो कि 2 इंटू 64, 4 इंटू 32, तो फिर भी 4 इंटू 32 करोगे तो फिर फंस गए। log 4 प्लस log 32, फिर log 32 को फिर तोड़ो, तो वो तो गड़बड़ है ना। उससे बेहतर है कि ये देखो कि किसी का ये एग्जैक्ट पावर बन रहा है। 2 2 जा 4, 8, 16, 32, 64 इंटू 2, 128, कितना, 2 का पावर कितना है, ये 7 है, तो इतना दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। तो log क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 7। बस आपको इस 6 फॉर्मेट पे अरेंज करना है। 6 में भी आपको इस 3 फॉर्मेट में देखना है, बाकी 3 तो ऐसे ही है। तो log 2 टू दी पावर 7, तो ये किस वाली प्रॉपर्टी पे बैठा, तीसरे नंबर पे, तो क्या ये 7 टाइम्स ऑफ log 2 हो जाएगा, सही है। तो ये वैल्यू कितने के बराबर, 7 इंटू log 2 बेस 10, कितना, 0.301, कितना आ गया ये, सही, बढ़िया। ट्राई करेंगे। आया, 2.385। और किसी का, क्या ये किसी का पावर चल रहा है, किसका, 3 का, 3 का कितना पावर चल रहा है, 5 रहे ना। 3 क्या कर रहे हो भाई, थ्री टू दी पावर 5, यानी कि ये आ जाएगा 5 इंटू log 3 बेस 10, और ये आपको पता है log 3 का वैल्यू कितना, 0.477। देखो ये आ जाएगा ना 2.385। ओके, बढ़े आगे। पाँच हजार, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 5000 को कैसे आप लिख सकते हैं।
3.6 698. सेम आर्ग्यूमेंट सेम बेस 1। करो करो, 5,000 को तुम क्या लिख सकते हो? अब ऐसा नहीं कि सर 2 इंटू 2500, तो ऐसे नहीं। मतलब आपको कुछ ऐसे अरेंज करना है कि मतलब कहीं ना कहीं ये जो हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू है log 2, log 3, log 5 या log 7 तक भी आप बोल सकते हो, तो ऐसे कुछ अरेंज हो जाए। तो आप जरा देखना कि मैंने इसको क्या करा, log 10 500 बराबर इसको मैंने, सॉरी 5000 ना, नॉट 500। तो क्या मैंने इसको ऐसे लिख देना है, 5 इंटू 10⁻3। क्या इतना स्टाइल में लिखना नहीं जानते तुम? क्या ये अब 2 मल्टीप्लाइड है m इंटू एन जैसा, m इंटू एन जैसा? तो log 10 5 प्लस log 10 10⁻3, 10⁻3। अरे पढ़ लो थोड़ा सा भाई, क्या कर रहे हो? मोबाइल रखो बैग में, नहीं तो मोबाइल छीन लूंगा और फिर उसके बाद पापा को लेके आना। log 5 बेस 10, log 5 बेस 10। हाँ तो भाई नीचे में हाथ मिला रहे हो दोस्त से, कुछ बात तो नहीं है भाई? हैं? हाँ देखना, 0.698 कितना ये? आप जरा सोचो, क्या इसको एक बार और मैंने लिख दिया, क्या 3 यहां आ गया? क्या log 10 बेस 10, log 10 बेस 10 कितना? 1। ये वाला तो 1 चला गया। और log 5 कितना बोले थे अभी? 0.698 प्लस 3 इंटू 1। क्लियर है बातें? कितना आ गया ये? 3.698। यही आ रहा था ना तुम्हारा? बस ओके। चलो चेंज करो बेस को। आप सबसे पहले देखो क्या मैंने लिखा, log 6 to 5 बेस 10। क्या इसको कैसे लिखते हैं? कितना log बनाना है इसको? बेस कितना बनाना है? 5 बनाना है। तो क्या ये 625 लिखोगे और नीचे कितना लिखोगे? एक मिनट, log बेस 5 और ये 10 ऐसे आ जाएगा ना? अरे बेस कैसे चेंज करते हैं? तो जो आर्ग्यूमेंट है वो आर्ग्यूमेंट रहेगा, जो बेस है वो आर्ग्यूमेंट बन जाएगा, लेकिन डिवाइड में नीचे आके, और बेस दोनों का देखो क्या सेम हो चुका है 5।
यही तो बोला है कि चेंज द बेस टू 5, यानी कि बेस को हमने क्या कर दिया है, 5 बना दिया है। अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कर पाओ तो क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, लॉग ये 625 को कितने में लिखेंगे, 5, 25, 125, 5, यानी कि 5 का पावर 4, तो लॉग 5, 5 टू द पावर 4 डिवाइड बाय कितना, लॉग 10, 5, सही है। कितना आ जाएगा ये, 4 डिवाइडेड बाय लॉग 10 बेस 5, लॉग 10, हाँ किसको, 5 इंटू 2 में तोड़ सकते हैं, 5 बेस 5 फिर भी log 2 बेस 5 बनेगा, कोई फायदा नहीं है। तो अब ये सवाल कैसे पूछेगा, मान लो कि बोलेगा कि log 625 बेस 10 का वैल्यू बताओ, अगर log 10 बेस 5 का वैल्यू इतना है तो, अगर इसका वैल्यू दे देगा तो इसका वैल्यू तो पूछ ही सकता है ना, वो इसका वैल्यू पूछ ही सकता है, तो वो आराम से बताया जा सकता है ना। तो इस तरीके से आप बेस को चेंज कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन ले लो, घर पे ट्राई कर लेना सारे, ये आपके होमवर्क हैं सारे, ठीक है। किस पर बेस्ड है, क्या सारे लॉगरिथम के ही क्वेश्चन है, ये वाला बाइनोमियल, ये वाला एपी, ये वाला जीपी, बाकी लॉग, ठीक है। कर लीजिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा तुम्हारा, है ना। है छुट्टी, फिर डालो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम, स्ट्रेट लाइन के बारे में। किसी को पता है ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यस, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, इसको आप क्या कहते हो, एकदम से याद करके रखेंगे पूरे के पूरे क्लास 12 तक। जनरली होता क्या है, जिनका मैथ्स होता है वो तो बच्चा पकड़ लेता है, जिनका मैथ्स नहीं होता वो क्या करता है कि कुछ कुछ ग्राफ को अपने हिसाब से याद करके रखता है कि मुझे ये ग्राफ सुंदर लगता है, तो मैं जब भी उससे ग्राफ पूछता हूं तो वो वही एक दो नाम ही बताता है बच्चा। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से कि किसका क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो y बराबर एम एक्स प्लस सी, अगर ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आपको दिखे, ये इक्वेशन नहीं है एक्सप्रेशन है, सही है। तो क्या इसमें दो दो वेरिएबल हैं, ऑब्वियस सी बात है, ग्राफ किसके बनते हैं, वेरिएबल के बनते हैं, किसके बनते हैं, वेरिएबल के बनते हैं। तो आप सोचो इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है बेसिकली, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसको क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं, क्या कहते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब कुछ कुछ बातें यहां जो ध्यान देने वाली है, एम को क्या कहते हैं यार, स्लोप कहते हैं, क्या कहते हैं, स्लोप। और जो आप नॉर्मल लाइफ में स्लोप का मीनिंग समझते हैं वही स्लोप है। स्लोप मतलब कहते हैं ना, स्लोप है ज्यादा, स्लोप है डिक्लाइन, स्लोप है इंक्लाइन, ऐसा करके बोलते हैं ना। स्लोप मतलब क्या, कि कोई भी स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में कोई भी कितने एंगल पर उठा हुआ है या डिक्लाइंड है, समझ लो बातों को, उसी को हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। तो जैसे अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन लेता हूं तो ये कहीं ना कहीं इस हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा है, जिसको कि हम इस थीटा को क्या कहते हैं, स्लोप एंगल कहते हैं। थीटा को क्या कहते हैं, स्लोप एंगल, स्लोप एंगल।
और अगर मान लीजिए इस स्ट्रेट लाइन का मेरे को स्लोप निकालना है, क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, तो स्लोप बराबर होता है tan थीटा। क्या होता है स्लोप बराबर tan थीटा, ठीक है, स्लोप बराबर होता है tan थीटा। तो आप देखो बड़ा सिंपल सा चीज है ना, अगर ये 60 डिग्री एंगल है, कितना एंगल है 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, यानी कि ये लाइन हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल इंक्लाइंड है 60 डिग्री, अगर इंक्लाइंड है तो स्लोप कितना हो जाएगा tan 60। 60 डिग्री इज स्लोप एंगल एंड स्लोप इज व्हाट tan 60, स्लोप इज व्हाट tan 60। tan 60 का वैल्यू कितना √3, तो स्लोप √3 है। अरे समझ लो बातों को। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको पता चलेगा अभी कि स्लोप बेसिकली दो चीजों का डिवीजन है। दो चीजों का क्या है, डिवीजन है। कैसे डिवीजन है, तो आप समझो, क्या tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या परपेंडिकुलर कोई चीज है, बेस कोई चीज है, उस दोनों का रेशियो ही तो हमारा स्लोप आ रहा है, जो बाद में पता चलेगा आपको धीरे धीरे, जो जब थोड़ा थोड़ा मैच्योरिटी आ जाएगा, आप में समझने लगोगे चीज़ों को, तब आपको पता चलेगा कि हाँ बेसिकली क्या बात हो रहा है। ठीक है, इतना जल्दी पता नहीं चलता ये अभी, है ना। अच्छा, अब इस C के बारे में अगर बात किया जाए तो C को क्या कहते हैं यार, Y इंटरसेप्ट। C को क्या कहते हैं, Y इंटरसेप्ट। और Y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, कोई बताएंगे इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है। तो Y इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ, इंटरसेप्ट मतलब काटना, मतलब Y इंटरसेप्ट मतलब क्या कि Y को कहां पर काट रहा है, Y को कहां पर काट रहा है। तो जो इंटरसेप्ट निकालते हैं उसके ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट एक्सिस को जीरो कर देते हैं। यानी कि Y इंटरसेप्ट है तो किसको जीरो करेंगे, X को जीरो करेंगे। अगर X को यहां जीरो कर दोगे तो Y का वैल्यू कितना आ जाएगा, पॉजिटिव C, यानी कि C यूनिट ऊपर काट रहा होगा, ये सही है। अच्छा, तो कहने का मतलब Y इंटरसेप्ट में आप क्या करोगे, X को जीरो पुट करते हैं, और अगर 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 कहीं X इंटरसेप्ट की बात होगी, हालांकि यहां C क्या डिनोट कर रहा है, Y इंटरसेप्ट को, स्ट्रिक्टली Y इंटरसेप्ट को। अगर X इंटरसेप्ट निकालना हो, क्या निकालना हो, X इंटरसेप्ट निकालना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, Y को जीरो करते हैं। क्या करते हैं, जीरो, Y को जीरो करते हैं। जैसे मैं यहां X इंटरसेप्ट निकालूं तो Y को जीरो करूंगा, तो X का वैल्यू क्या आ जाएगा, -c/m। यस और नो। तो यहां देखना रिजल्ट क्या आएगा, अगर Y इंटरसेप्ट निकालोगे तो X को जीरो करोगे तो Y का वैल्यू कितना आएगा, C, और अगर यहां Y का वैल्यू जीरो करोगे तो X का वैल्यू कितना निकल के आएगा, सही है। तो इतना ही, बस इतना ही सिंपल है स्ट्रेट लाइन और इसके ग्राफ को ड्रॉ करना और जानना बेहद 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 जरूरी, समझ रहे हो। तो ये ध्यान देना। अब क्या मैंने तुम्हें क्वाड्रेंट रूल्स पढ़ाया है ट्रिगोनोमेट्री के अंदर, पढ़े हो ना। क्या स्लोप हमेशा पॉजिटिव ही हो सकता है, या जीरो भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। क्या ये स्लोप जो है मेरा, ये स्लोप जो है मेरा, क्या ये जीरो हो सकता है, बिल्कुल। पॉजिटिव हो सकता है, बिल्कुल। नेगेटिव हो सकता है, हाँ। क्या इनफाइनाइट हो सकता है, हाँ। इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। कैसे, अगर मान लो कि थीटा का वैल्यू जीरो हो जाए, थीटा का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन ऐसे हो जाए हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल, कोई पूछेगा बाबू रे बताओ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना, तो क्या ये लाइन हॉरिजॉन्टल है तो इसका कोई एंगल नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन का कितना एंगल, स्लोप एंगल कितना, जीरो। थीटा का वैल्यू जीरो, तो थीटा का वैल्यू जीरो है तो tan जीरो कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो स्लोप कितना आ गया, जीरो। तो एकदम से दिमाग में फिट करो, कोई अगर लाइन, जैसे मैं हाथ ऐसे खड़ा करके चलता हूं, कोई बोले कि बताओ कि मेरे हाथों का स्लोप कितना है, तो आप क्या बोलेंगे, जीरो। स्लोप एंगल कितना है, जीरो। अब मान लीजिए मेरा हाथ ऐसा हो जाए, आप यहां से देखना, मेरा हाथ ऐसा हो जाए, कहने का मतलब ये कुछ एंगल पे है, लेट्स से 30 डिग्री, कितना है, 30 डिग्री। तो स्लोप एंगल कितना हुआ, इस हॉरिजॉन्टल के साथ मेरा स्लोप एंगल कितना हुआ, 30, लेकिन स्लोप क्या होगा, tan 30, स्लोप क्या होगा, tan 30, tan 30 का वैल्यू 1/√3, तो पॉजिटिव है। अगर मान लो कि ये 60 डिग्री हो जाए,
लेट्स से पहले 45 डिग्री मान लेते हैं, स्लोप एंगल 45 है, तो स्लोप कितना, tan 45 कितना 1, तो स्लोप कितना आ गया 1, 60 डिग्री हो गया √3, tan 60 √3 होता है। अब 90 हो गया, पूरा पूरा ऐसे हो गया, तो tan 90 कितना 1/0, यानी कि इंफिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइंड। तो अभी इस वर्टिकल स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन का दिमाग में बिठाओ, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन का स्लोप 0 से लेके 90 के बीच के एंगल का कोई स्ट्रेट लाइन का स्लोप पॉजिटिव, 90 डिग्री वाले वर्टिकल लाइन का स्लोप नॉट डिफाइंड। अब मान लो कि यही वाला ऐसे हो जाए लाइन, यानी कि हॉरिजॉन्टल से मान लेते हैं 120 पे चला गया ये, तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 120 डिग्री फॉल्स इन द सेकंड क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट इज बेसिकली द रीजन ऑफ साइन, तो tan तो नेगेटिव होना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, इनफाइनाइट सारे पॉसिबिलिटी हैं स्लोप के। क्लियर है चीजें? जैसे अच्छा ट्राई करो। पहले 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 ध्यान सुनना, आप मुझे ये बताओ कि इस स्ट्रेट लाइन को देखने से मुझे क्या पता चलता है, स्लोप इसका 0 है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अनडिफाइंड है। ध्यान से देखिए लाइन को, और मैंने जो अपने हाथों से बताया था वो बताइए, वो ध्यान करिए। 0 स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, अनडिफाइंड स्लोप, नेगेटिव स्लोप। क्या अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से ऑब्ट्यूज एंगल बने, मतलब एंगल हमेशा कहां से मेजर करना है, रेफरेंस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो आप जरा देखो, देख के ही मुझे पता चलता है कि क्या ये एंगल जो है वो 180 से, ये 90 से ग्रेटर है, और जैसे ही ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल होगा तो ये बात तो 100% हो गया कि स्लोप जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो बात 100% कंफर्म हो गया कि स्लोप नेगेटिव है। क्या भाई बोलो, कोई दिक्कत? अच्छा, मेरे को दिक्कत नहीं है। क्या मैं बताऊं एक, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात कि स्लोप जो आएगा, ध्यान से देखो, क्या ये वाला एंगल कुछ तो है, मान लेते हैं थीटा, कितना है थीटा। अब सोचो कि मेरे लिए जो स्लोप होता है, क्या वो मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, यानी कि मेरे लिए जो थीटा है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। यहां आओ और लिखो, यहां आओ और लिखो कि थीटा किसमें होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज सेंस। कौन सा वाइज सेंस, एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो एंटी क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो यहीं से मेजर हो सकता है ना, ऐसे तो नहीं मेजर कर सकते। अगर यहां से मेजर करने के लिए चले गए तो ये तो क्लॉकवाइज सेंस बना गया। इसलिए मेरे लिए कौन सा एंगल है, ये एंगल है। और बहुत ध्यान से देखोगे तो स्लोप जो है क्या वो tan ऑफ 180 माइनस थीटा है, इफ यू आर कंसीडरिंग दिस एंगल इज थीटा।
अरे है कि नहीं? तो वो tan 180 माइनस थीटा क्या होता है? अरे इससे थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा ना हमारा क्वाड्रेंट रूल जो है। tan 180 माइनस थीटा याद करो, tan 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट किसका इलाका है? तो नेगेटिव होना पड़ेगा। और कितना होता है? ऐसे ही रह जाता है ये। क्या वही तो मैंने आपको बात बताया कि क्या स्लोप नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आप करो क्या कि एक्यूट वाले एंगल से tan का वैल्यू निकाल लो और देख के आप क्या लगा दो, साइन लगा दो, या फिर ऐसे कर लो, जैसे करना हो वैसे कर सकते हैं। तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा जरा बताना? माइनस, क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है? क्या ये वाला 3 यूनिट है, ये वाला कितना यूनिट है? 4। तो क्या ये -4/3 हो गया? नहीं बुझा रहा है यार, गंदा कहाँ है? अच्छा है। आप जरा सोचो, ये 3 है, 3,0 तो ये 3 आया ना, ये 0,4 है तो ये कितना? 4 यूनिट। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो मैंने तो लिख दिया 4/3। अब क्या करना है? हाँ एक चीज और करना है तुम्हें। y बराबर mx प्लस c मेरा इक्वेशन है, y बराबर mx प्लस c मेरा इक्वेशन है। m आ चुका है, c का वैल्यू आपको पता करना है। तो c क्या है? c किसको लिखा है हमने? y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट y को कितना ऊपर काट रहा है? 4 यूनिट ऊपर कट रहा है, यानी कि +4 इज y इंटरसेप्ट, +4 इज y इंटरसेप्ट। तो c का वैल्यू तो सर ऐसे ही पता चल रहा है कि +4 है। तो मेरा इक्वेशन क्या आ गया स्ट्रेट लाइन का? y बराबर m यानी कि -4/3 इंटू एक्स प्लस c यानी कि 4। समझ रहे हो क्या तुम? समझ रहे हो तो एक जल्दी से बता दो। एंगल काहे निकालेंगे? अगर मेरे को ये पूछता कि बताइए स्लोप एंगल कितना होगा, तो वो मैं बता देता। ये थीटा, tan थीटा बराबर कितना आ रहा है? 4/3। tan थीटा बराबर आ रहा है 4/3। तो 4/3 का मतलब क्या है? tan थीटा 4/3 कितने एंगल पर होता है? 53 बताया गया है वो। तो 53 अगर ये है तो मेरे लिए स्लोप एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस 53। तो वो जो माइनस करके आ जाए वो मेरा स्लोप एंगल है। यस और नो? सबको ही बनाइए, कॉपी चेक करूंगा सबका मैं। चलो जल्दी जल्दी फटाफट। अगले दिन ये कोऑर्डिनेट खत्म होके फिर हमारा कैलकुलस चालू होगा। और ये वाला कॉपी जो है एकदम संभाल के रखिएगा सब कोई, ऐसा नहीं बेच बाच दिए। नहीं होता है ना, मतलब खत्म हो गया क्या करना है, रद्दी में दे दो, 10 रुपया तो आएगा। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? भाई पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और क्यों? हाँ भाई बोलो, क्या है पॉजिटिव? नेगेटिव क्यों नहीं? जीरो क्यों नहीं? अनडिफाइंड क्यों नहीं? बताइए।
अच्छा 90 डिग्री से कम है। अच्छा हाँ भाई, हुई, है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे चला जाएगा? आपको ये बोलना चाहिए कि सर आप जो बोलते हो स्लोप एंगल, वो मैं एंटी क्लॉकवाइज लेता हूं। कहां से लेता हूं? हॉरिजॉन्टल लाइन से लेता हूं। तो यहां से तो तुम नहीं जा सकते ना एंटी क्लॉक। कहां से जाना पड़ेगा तुम्हें एंटी क्लॉक? यहां से। और इस एंगल को जब मैंने सर देखा तो ये थीटा जो है वो लेस देन 90 है, इसलिए स्लोप मेरा पॉजिटिव है। मतलब थीटा लेस देन 90 डिग्री है, इसलिए ये क्या करस्पॉन्ड करेगा कि स्लोप मेरा पॉजिटिव होगा, स्लोप मेरा पॉजिटिव होगा। अरे हाँ या ना? अब क्या भाई समझ रहे हो? स्लोप अगर पॉजिटिव होगा तो कितना होगा? तो ये बात तो तय हो गया कि सर स्लोप पॉजिटिव है, tan थीटा के बराबर होगा। बस tan थीटा का वैल्यू पता कर लो। तो परपेंडिकुलर कितना है? 1। बेस कितना है? 2। बेस कितना है? 2। अब ऐसा नहीं कि सर यहाँ 1 है यहाँ -2 है, आपने कैसे ये 1/2 कर दिया? तो राइट एंगल ट्रायंगल में लेंथ को कभी नेगेटिव बोल सकते हैं क्या? नहीं। तो ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो 1/2 हो गया। y इंटरसेप्ट जरा जल्दी से बताना, y इंटरसेप्ट कितना है? c का वैल्यू कितना है? c का वैल्यू कहां काट रहा है? यहां। तो 1 यूनिट ऊपर काट रहा है, यानी कि c का वैल्यू पॉजिटिव 1 है। यानी कि इक्वेशन क्या आ जाएगा? y इक्वल्स टू mx, यानी कि हाफ ऑफ x प्लस 1। यही तो होता है। चलो अब मैं आपसे कुछ ऐसा पूछता हूं, इसका रिवर्स, कि इक्वेशन दे देता हूं और आपको ग्राफ बना के लाने हैं। बेसिक मैथमेटिक्स को भी कंट्रोल में रखिएगा। वेक्टर्स के बाद फिर बेसिक मैथमेटिक्स का भी टेस्ट होगा। मन किया कि एक ये भी दे दूं। नहीं दे सकते क्या? यार मैं सवाल थोड़ी दे रहा हूं, मैं तो सारे कॉन्सेप्ट तुमसे जान रहा हूं। जितना भी मैंने सवाल दिया है आप देख रहे हो, यहाँ स्लोप नेगेटिव है, वहां स्लोप पॉजिटिव है। फिर आगे आने वाले में भी दो चीज तुम सीख लोगे देख के। दस मिनट के बाद आओ ना।
बस ये 4 ग्राफ बनाने। नहीं जी, करके आइएगा, ऐसे नहीं भूल गए, टाइम नहीं मिला, नहीं तो खड़ा खड़ा उधर पढ़वाऊंगा मैं। कितने होमवर्क हुए? इधर स्ट्रेट लाइन वाला, इधर ये 4 इधर, और ये इधर, और बाकी वेक्टर्स पूरा आपका होमवर्क है। नहीं कंप्लीट कर पाए जल्दी कंप्लीट करिए, जितना हो रहा है आपसे, जितना बन रहा है। मॉड्यूल में कितने क्वेश्चंस थे? मैंने सारे दे दिए ना, एक्सरसाइज 1 2 मिला के, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक, जाइए, छुट्टी। तो लेट